हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से हमारा जो आगाज़ सीरीज़ अभी चल रहा है उसके हर एक वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे, नोट्स को भी बना रहे होंगे एंड एट द एंड उसको रिवीजन करके अगले क्लास की तैयारी भी कर रहे होंगे, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है। सो अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जो कि टोटली बायोलॉजी के ऊपर थे। एनी हाउ मुझे किसी रीज़न की वजह का समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इस वजह का फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा-सा डिले हो रहा था। सो फिलहाल आज के दिन हम मैथ्स यानी सॉरी फिजिक्स का हम लोग पहला लेक्चर आज अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोशन चैप्टर के बारे में। और ये जो मोशन चैप्टर है बेसिकली क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और यही सेम चैप्टर आपका दोबारा से रिपीट होता है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन में क्लास 11th में, जो कि एनी हाउ सेकेंड चैप्टर ही है हमारा, जहाँ पर आप लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा कर रहे होंगे क्लास 11 साइंस में। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है प्यारे से ट्यूशन मॉडर्न पढ़ाई पर। कॉपी कलम निकालिए और रेडी हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां पर हम तय करने वाले मोशन यानी कि हरकत के बारे में। आइए देखते ही कहानी शुरू होती कहां से। ठीक है, इन डिटेल छोटा छोटा हम लोग सारा कंसेप्ट यहाँ पे जानेंगे। बहुत ज्यादा हम पूरा उस चीज को नहीं कवर करने वाले जो इन डिटेल आपको 9th में पढ़ाया गया था, बट वो चीजें यहाँ पर हर एक टॉपिक कवर कर दी जाएंगी, जिससे आपको 11th में पूरे तरीके से हेल्प हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है बेसिकली मोशन। ओके, अब मोशन जो है सिंपल भाषा में बताते हैं मोशन होगा क्या। तो जब कभी भी कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम लोग ना फिजिक्स में हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। एज अ टर्म है मतलब ऑब्जेक्ट, तो हम लोग सारी चीजों को एज अ ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहीं मैं कभी बॉडी वर्ड यूज करूँ या ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करूँ तो दोनों को मतलब ओवरऑल सेम निकलता है हमारे लिए। मैं एज अ इंसान ह्यूमन, तो फिजिक्स में ह्यूमन नहीं, हम लोग वहाँ बोलते हैं एज अ ऑब्जेक्ट है वो। हम बोलते हैं ट्रेन, फिजिक्स बोलता है वो ट्रेन नहीं, वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। हम बोलते हैं ट्री, फिजिक्स बोलता है ट्री नहीं भाई मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, वो अलग ही दुनिया में चल रहा है। ठीक है, तो उसी दुनिया में हमें भी चलना होगा फिलहाल के लिए। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो समय के साथ अपनी जगह को तब्दील कर रहा है, हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में। ये हमें फिजिक्स सिंपल भाषा में बोलता है। सो हम इसको सिंपल बोलेंगे वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर ए ऑब्जेक्ट सॉरी एन ऑब्जेक्ट, whenever an object changes, whenever an object changes its position, okay, its position with respect to time। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी चीज अपना जगह बदलता है तो वो हमारे हिसाब से मोशन में, यानी फिजिक्स के हिसाब से मोशन में। ओके, अगर मान लो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन एक जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे काफी समय से खड़ी है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पर है, वो मोशन पे नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जगह को तब्दील नहीं किया है। वो एज एक ही पोजीशन पे, सुबह आप देखने गए 7 बजे वो अभी वहीं पर है, आप रात के 10 बजे गए पता चला अभी वहीं पर है। ठीक है, तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब समय के हिसाब से वो अभी रेस्ट पर है। अगर उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, जैसे अगर हम रूम के एक ही कोने में आराम से पकड़ के बैठे हुए, हम अगर बैठ करके स्टडी कर रहे हैं काफी लंबे समय के लिए, तो हम भैया फिजिक्स के हिसाब से रेस्ट में है, हम मोशन नहीं कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम उठेंगे, दूसरे रूम में जाएंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा अंदर आएंगे, तो इस हिसाब से हमारा जो जगह चेंज होगा वक्त के साथ साथ, तब हम ये सिंपल भाषा में कहते हैं कि हमारा मोशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा क्या हो गया, मोशन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमें सिंपल चीज जानना है मेजरमेंट ऑफ मोशन के बारे में। ओके, क्योंकि अब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, हमने मोशन तो कर लिया, खुशी खुशी में हम उठे, चल गए, निकल गए। ओके, अब उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई हम यहाँ पर उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। चलो उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं, तो ये तो हमारा जो मोशन का डिफिनेशन हुआ ना, ये तो फिजिक्स ने बता दिया। अगर आप एक ही जगह पर रुके हो तो आप रेस्ट पर हो, अगर आप चल रहे हो तो आप मोशन पे हो। छोटा सा बात, अगर आप एक ही थॉट पर भी रुके हुए हो कहीं ना कहीं, अगर आप एक ही सोच पे स्टक हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही रिपीटेड कि सर मेरे 10th का एग्जाम खराब हो गया, मैंने जैसा देना चाहिए था वैसा मैं नहीं दे पाया, ये जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए तो उतनी मेहनत मैं नहीं कर पाया। ओके, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा सर, क्या आएगा, खराब आएगा, नहीं आएगा तो मैं साइंस कैसे लूंगा। दुनिया भर की एक ही तरीके की सारी बातें। ओवरऑल आपका कंसर्न यही है कि भाई जो मुझे करना चाहिए था एटलीस्ट मैं वो उतना नहीं कर पाया हूँ। तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक जगह पे रेस्ट पे हो, अभी मोशन पे हो ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल आप भले कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, आगे क्लास 7 की अपनी स्टडी भले ही स्टार्ट कर दी हो, बट मेंटली आप एक ही जगह पर स्टक हो अभी। तो आपको जरूरी है कि मेंटली उस चीज से आप बाहर निकलो। फिजिकली आपके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, बट माइंड एक ही जगह पे स्टक है, क्लास 10th में मैंने खराब कर दिया है, और जबकि आपको रिजल्ट आया भी नहीं है और आपको ये पता भी नहीं कि आपका रिजल्ट क्या हो सकता है। आपने बस एक अंदाजा लगा लिया है अपने हिसाब से जो भी आपने एग्जाम दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि उसका रिजल्ट किस तरीके का आ सकता है। बट फिर भी
आप मेंटली वहां पे स्टक होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके हाथ में जो चीज था वो आपने कर दिया। यह हो सकता है जो आपने किया वो सही ना भी किया हो, आपने कहीं अच्छे तरीके से मेहनत ना भी की हो, तो वो गलती भी आपकी है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको स्वीकार करो कि जो गलती हुई मुझसे हुई, लेकिन अब मेंटली उस चीज को वहां से निकलो और मेंटली खुद को मोशन में लाओ। फिजिकली मोशन में हो, मेंटली भी खुद को मोशन में लाना बहुत जरूरी है। बाकी अल्लाह पे, भगवान पे, जो भी आप उसके भरोसे छोड़ दो, जो रिजल्ट आना है वो आपका आ ही जाएगा। फिलहाल आगे का सोचो कि अभी जो वक्त है उसको आप कितने अच्छे से इस्तेमाल करके अपने आगे जो आगे 2 साल आपकी होने वाले 11th-12th को, उसके कितने अच्छे से आप सजा सकते हो। सो फिजिकली आप मोशन में हो, मेंटली भी खुद को मोशन में लाओ, अदरवाइज आप मेंटली रेस्ट में रह जाओगे, फिजिकल बॉडी आपका चलता रहेगा, फिर वहीं पता चलेगा कि भाई 11th-12th आपने पढ़ तो लिया बट दिमाग आपका वहीं क्लास 10th में अटका हुआ है, तो मेंटली आप ग्रो नहीं कर पाओगे वहां पर। सो ये गलती ना करें, उस चीज से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। सो मेजरमेंट ऑफ मोशन के बारे में हम बात कर रहे थे। अब इसको देखो, बहुत सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट बताया गया है। एक हमारे पास होता है डिस्टेंस नाम का प्राणी, ठीक है, एक हमारे पास डिस्टेंस नाम का प्राणी है, दूसरा हमारे पास प्राणी है डिस्प्लेसमेंट नाम का। हम इसको देखते हैं। देखो होता क्या है, अब क्या है उसको देखते हैं। मान लो हमारा यहाँ पे घर है, ओके, ये हमारा है घर, हमारा प्यारा सुंदर सा घर है, और ये हमारा है स्कूल, ठीक है। अब लोअर क्लासेस में 8, 9, 10 में स्कूल जाने का ना मजा ही अलग था, और उस वक्त जो हम लोग स्कूल जाते थे, वो स्कूल जाते नहीं तो एक्चुअल में वो लाइफ अलग ही थी, इंजॉय बहुत होता था उस टाइम पे। तो क्या होता था, हम लोग घर से निकले, अब 10 बजे अगर स्कूल शुरू होना तो हम लोग घर से 9 बजे ही निकल जाते थे यूजुअली। क्यों? क्योंकि रास्ते में दोस्तों को भी तो लेना है, किसी दोस्त के यहाँ रुक जाना है, कहीं रास्ते में कुछ होता रहता था ये सब। तो हम यहाँ से घर से निकले, थोड़ा एक दोस्त के घर गए, थोड़ा कुछ देर उनसे मिले, कुछ देर उनसे बातें की, फिर कुछ और दोस्त के यहाँ गए, फिर ऐसे घूमते घूमते हम लोग यहाँ पहुंच गए स्कूल पे। ओके, ये हमारा पूरा पाथ था। हमने क्या किया, कुछ समय पे हम यहाँ थे, कुछ समय के बाद हम स्कूल पहुंच गए, ओवरऑल हमारा यहाँ पर मोशन हो गया, ठीक है, मोशन हो गया। अब चलिए ये बताओ, ये जो पूरा पाथ हमने तय किया, इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, ये हमें समझना होगा, ठीक है। सो इस पाथ को ही हम सिंपल बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस सिंपली क्या होता है कि कोई भी 2 पॉइंट आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपने जितना भी पाथ, जितनी भी दूरी आपने तय किया है, वो आपको जितना भी लेंथ आपने तय किया है, वो आपको ओवरऑल क्या होता है, डिस्टेंस कहलाता है, जितनी भी लंबाई आपने वहां पे तय कर ली है। बट उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे छोटा दूरी कौन सा होगा, सबसे छोटा लेंथ यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ पे हम आके खत्म कर देंगे, तो ये क्या हुआ, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, आपका शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आप कैसे भी जाओ, जो भी आपका मैक्सिमम लेंथ है, जितना भी आपने लेंथ कवर किया है, वो आपका वहां पर डिस्टेंस कहलाएगा। सो हम इसको सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लेंथ कवर्ड। ओके, लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अभी अपने अकॉर्डिंग हम डिफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, बुक्स में लैंग्वेज अलग हो सकती, बट चूंकि हमें अपने हिसाब से समझना है, इसलिए हम अपने हिसाब से इसको करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी टू पोजिशंस। ओके, बिटवीन एनी टू पोजिशंस, कोई भी पोजिशंस हमारे पास, उन दोनों के बीच में जितना भी लेंथ हमने कवर किया है वो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस कहलाएगा। अब सिंपल सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो एक ही होता है और उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब थोड़ा सा कुछ टेक्निकल हम बातें यहाँ पर कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से आपको छोटा मिले? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट हमारा डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसको देखो, एक काम करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इससे डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया एस वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा फैंसी तरीका है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिंपल भाषा में बताते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती उसे दिखाने में। जैसे हम यहाँ से स्कूल गए, हम बस सिंपल बोल सकते हैं भाई, हम यहाँ से स्कूल गए तो हमने 150 मीटर दूरी हम लगे थे, ठीक है, 150 मीटर हम दूर गए, बस इतना बता दिया, हमें पता चल गया दूरी कितनी थी, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम ये बता रहे हैं कि हम 150 मीटर नॉर्थ टू साउथ गए थे, ये पूरा डायरेक्शन अगर हमने मेंशन कर रखा है
ठीक है। तो इस केस में ये हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, जहां पर हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रखा है। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी हमारा फिजिक्स में जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं, तो उसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब आपको ये चीज याद रखना है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, ये क्लियर से बात है, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पर भैया कि डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे डिस्टेंस कैन, ओके, डिस्टेंस कैन नेवर बी, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। बट एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बात को समझेंगे कैसे? अगर हम यहाँ से शुरू किए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ओके, इसको हम बोल देते हैं इनिशियल पॉइंट फॉर आई, ये हमारा फाइनल पॉइंट था, एफ फॉर फाइनल। हमने जहां से शुरू किया, हम यहाँ से यहाँ गए, वापस हम यहीं आ जाते हैं, तो हमने जहां से शुरू किया हम वहीं पे आ गए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, ये हो गया, ठीक है। उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो अगर हमारा इनिशियल पॉइंट वही है और फाइनल पॉइंट वही है, तो हमारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। क्योंकि भैया हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का तरीका है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ओके, ये हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। फाइनली हम कहाँ गए और इनिशियली हमने शुरुआत कहाँ से की, तो पता चला कि जो हमारा इनिशियल था, इनिशियल भी हम आई पे थे और फाइनली भी हम, ठीक है, फाइनली हम आई पर आ गए और इनिशियल भी हम आई पर थे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा? जीरो। तो अगर आप किसी एक पॉइंट से शुरू करते हो और वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हो, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट हाँ डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट लिखोगे डिस्प्लेसमेंट वाले में कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जीरो हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, ये भी लिखो, ठीक। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा ना ही जीरो हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा मामला है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे हो सकता है वो हम लोग अभी आपको बताते हैं, जल्दी से इतना नोट कीजिए इसको, क्योंकि साफ करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी कीजिए। सो ये अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो नेगेटिव हमने बात की वो कैसे हो सकता है। मान लो हमारे पास एक पूरा ये पाथ है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक टर्म हम छोटा सा आपको बताते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट सिंपल भाषा में वो पॉइंट है जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने चीजों को ऑब्जर्व की है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, हम यहाँ से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन हमारा दो तरफ होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों तरफ हम लेते हैं। ये सिंपल भाषा में बोलते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दाएं या फिर बाएं, राइट एंड लेफ्ट, ऐसा हमारा चलता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। अब जहां पर हम हैं, हमने वहां से अपने राइट साइड का जो एरिया है उसको हमने पॉजिटिव बोल रखा है और हमने लेफ्ट साइड का एरिया हमारा ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है। अब जिस साइड को पॉजिटिव मानोगे, आप किसी भी साइड को पॉजिटिव मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अब जिस साइड को भी पॉजिटिव मान रहे हो, उसका जो अपोजिट वाला साइड होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आप ओवरऑल यहाँ पे थे, ये पोजीशन को हम मान लेते हैं जीरो है। उसके बाद आप यहाँ से चले, यहाँ से चलने के बाद आप थोड़ा दूर गए, आप यहाँ पे गए 40 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब 40 मीटर दूरी गए तो ये हमारा कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हम यहाँ बात करेंगे, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 40 मीटर। अभी हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर हम वहां से घूम करके वापस यहाँ आए जीरो पोजिशन पे, ठीक है। तो अभी हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? पहले 40 गए, फिर बाद में और 40 गए, ये हमारा डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिंपल से बात जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से हमने शुरू किया वहां पर हम आ गए अभी, ओके। और क्या किया हमने? हम यहाँ से भी हम आगे गए, हम यहाँ पे आ गए। इसके अलावा मान लो यहाँ पर हमने और 40 मीटर हम इधर चले गए। अब एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 पहले गए, फिर 40 यहाँ आए, फिर 40 और चले गए, तो 40। तो 40 40 40 कितना हो गया हमारे पास? टोटल ये 120 मीटर हमारा डिस्टेंस हुआ। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा? देखो इनिशियल पोजीशन कितना था? जीरो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल पोजीशन देखोगे, इनिशियल पोजीशन तो जीरो है, उसको हम लिख देते हैं। फाइनल पोजीशन देखो, हम जीरो से इस तरफ आ गए और ये डायरेक्शन हमने क्या मान रखा है? नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -40 हो गया। अब बताओ -40 -0, तो -0 का तो कोई है नहीं, ये कितना हो जाएगा? -40। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -40 मीटर।
अब माइनस देख के आपको ये रहने के माइनस, माइनस आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखोगे, नेगेटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन ओनली, नेगेटिव इंडिकेट्स द नेगेटिव इंडिकेट्स द नेगेटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन ओनली। नेगेटिव से हमें सिर्फ ये डायरेक्शन का पता चलता है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है या फिर जो ऑब्जर्वर है, उसको हम लोग ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट को जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल सी बात है। ये हमारा ये सिंपल ये भी फंड है, जिससे ट्रेन में हम बैठे, ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन दिया जाता है। हम लोग ये हमारा ट्रेन है, यहाँ पे एक दो लोग है, यहाँ पर हमारा राम बैठा है, यहाँ पर हमारा श्याम बैठा है, ठीक है। तो ट्रेन के अंदर दोनों बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो राम के लिए श्याम रेस्ट पर है और श्याम के लिए राम भी रेस्ट पर है। क्योंकि अगर हम ट्रेन पे बैठे हो, मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने सीट में जो ही बंदा बैठा होगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर है, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रेन चल रही, हम उसी जगह पर है। बट अगर हम बाहर की तरफ देखेंगे, प्लेटफॉर्म की तरफ, वहां पर अगर कोई हमारा एक आदमी खड़ा है, ठीक है, कोई भी है वहां पर खड़े, तो उसमें क्या होगा, हमें लगेगा कि भैया ये जो बंदा है ये हमारे उल्टे डायरेक्शन पे जा रहा है, जिस तरफ ट्रेन जाती है उसके पीछे तरफ जा रहा है। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, उसका डायरेक्शन नेगेटिव है। बट वहीं इसको देखने में क्या लगेगा कि भैया ये तो मुझसे आगे जा रहा है, ठीक है, इसको देखने में क्या लगेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस साइड खड़ा है। बट ओवरऑल ये जिधर भी उसको लगेगा भैया ट्रेन तो मुझसे आगे जा रही है, ये हो गया। तो उसके हिसाब से हो सकता है ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो, और हम जब अंदर बैठे हो तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि भैया ये जो है पीछे, हम अगर इधर जा रहे हैं, ये पीछे जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव डायरेक्शन में, बट इसके हिसाब से मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता हूँ। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, टोटली ऑब्जर्वर बेस्ड है। मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजों को, वो टोटली डिपेंड करता है डायरेक्शन जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। सिंपल इतना बात समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से इसको इरेज करके, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया, डिस्टेंस भी कर लिया और डिस्प्लेसमेंट देख लिया हमने मोशन के बारे में, ठीक है। उम्मीद है इतना आपने उतार लिया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अब क्या हमें देखना है, अब हमें देखना है एसोसिएशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ जो टॉपिक हम लोग उठाने जा रहे हैं वो हमारा होता है एसोसिएशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है ये आपको समझ में, ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो एरो आता है वो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ही आता है, इसलिए मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ तब उसके ऊपर एरो दे रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ओके। अब हम ये टाइम के बारे में बात करेंगे, दोनों को हम टाइम के हिसाब से रिलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक हमारे पास आएगा स्पीड और दूसरा हमारे पास आने वाला है वेलोसिटी, ठीक है। एक स्पीड आएगा, एक वेलोसिटी आएगा, दोनों पे थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं चीजें होती क्या है। तो स्पीड क्या है, हेलो भैया, हम सिंपल बताते हैं। जैसे हमने वही एग्जांपल लिया, स्कूल वाला ही लेते हैं, फिर से हम यहाँ से घूमते फिरते स्कूल पे चले गए, ठीक है। अब हम यहाँ से वहां तक गए 150 मीटर, ठीक है। अब हमसे कोई यही पूछ ले कि भाई 150 मीटर आप गए, तो आप अपने घर से स्कूल तक तो चले गए, बट कितना टाइम में गए आप। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ डिस्टेंस बताया, टाइम का वहां पे कोई भी मसला नहीं आया था, हमसे किसी ने पूछा नहीं था। तो हमने यहाँ पर अभी हमसे पूछा गया टाइम, हमने बताया वो तो 1 घंटा का समय लगा हमें, क्यों, क्योंकि दोस्त यार के साथ घूमते फिरते गए थे, तो 1 घंटा समय लग गया हमें। तो हमने यहाँ क्या किया, अपनी स्पीड बता दी, ये हमारा स्पीड हो गया कि हम 1 घंटे में 150 मीटर जा रहे हैं। हालांकि बहुत खराब स्पीड है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी चलता है, ठीक है। ये हमने स्पीड बता दी। तो स्पीड हमारा सिंपल है, हम अगर डिस्टेंस को टाइम के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम कितना टाइम में कितना दूर जा रहे हैं, तो वो सिंपली हमें पता चलता है कि हमारा स्पीड कितना है। इसलिए हमने अपने क्वेश्चन बनाया हुआ मैथ में, ट्रेन का स्पीड दिया जाता है कि 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर 1 घंटे में जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर तक जा सकती है, उसकी कैपेसिटी हर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है। ये सिंपल उसका मतलब होता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कहते हैं, बहुत सिंपल तरीका है डिफाइन करने का। ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड, टाइम डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। सिंपल लिखेंगे तो डिस्टेंस हम लोग सिंपल लिखते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या देख रहे हैं हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये हमारा सिंपली मिल जाता है अपने पास स्पीड, प्यारा सा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड के बारे में। सेम वही वेलोसिटी कहाँ से आएगा, जब हमने डिस्टेंस को ले लिया स्पीड निकालने के लिए, तो वेलोसिटी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ये मान लो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमें मान लो 10 मिनट का समय लगा, ठीक है, हमें मान लो 10 मिनट का समय लगा, ठीक है, 10 मिनट में हमने 50 मीटर दूरी हमने तय कर ली। तो हमारा ये हो गया वेलोसिटी, कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में तय किया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आएगा,
और जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारा स्पीड आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम सिंपली लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बनने वाला है वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम सिंपली बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला बन गया है डिस्प्लेसमेंट का, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम बस चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं अभी। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे, डिस्टेंस से आपको पता है। इसको अब एक और तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। ठीक, यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। आगे चलने से पहले एक चीज और रिकॉल करते हैं, स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड हमने डिराइव कहाँ से किया है, डिस्टेंस से। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी था, स्केलर, तो वो भी हमारा स्केलर होगा। हमने वेलोसिटी कहाँ से लिया है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो हमारा वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। काफी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, आगे चीजों को देखेंगे। सेम जो मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो एंड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वही सेम चीज अप्लाई होती है स्पीड के लिए, कि स्पीड, इसको पॉइंट्स को लिखेंगे अच्छे से, स्पीड भी हमारा क्या होगा, स्पीड कैन नेवर बी जीरो। ओके, ये भी जीरो नहीं हो सकता एंड नेगेटिव, ना ही नेगेटिव हो सकता है। बट वही सेम बात हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला था हमने, कि वो जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का मसला आता है। वही सेम चीज हमारा वेलोसिटी के लिए है, कि velocity can be जीरो एंड कैन बी नेगेटिव। ठीक है, कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी हमारा जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो ही नहीं कि हो ही जाए, बट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है हमारे पास उन दोनों चीजों की। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारे पास। ओके, उम्मीद है सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। सो इनको उतार लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे स्पीड वेलोसिटी के बारे में, एंड देन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए इसको, बहुत अच्छी बात है। इनको हम लोग थोड़ा साफ करते हैं, जगह बनाते हैं बोर्ड में। ठीक है, आइए, तो यहाँ तक हमारी बात ये होगा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी में और तो बहुत ज़्यादा बात है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आगे मूव कर सकते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, एक्सेलरेशन जो टॉपिक है, हम लोग वहाँ पे आते हैं। अब हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन समझते हैं, फिर बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चंस कराऊंगा, वो आपको और अच्छे से कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देगा। देखो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वर्ड से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, और अगर बाइक्स वगैरह के हम जानते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होगा इस वर्ड से, क्योंकि एक्सेलरेटर तो हमारे बाइक में ही होता है राइट हैंड साइड में, और सभी गाड़ी में। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक्सेलरेशन होता क्या, एक्सेलरेटर से ही यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्ड बनाया गया है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन हम लोग देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन को हम लोग छोटा सा ए दिखाते हैं, और देखो इसके ऊपर मैंने दिया है एरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है। जी बिल्कुल सही बोला आपने, एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम सिंपली देखो, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, ये होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो हमारा यूनिट है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड, वही बात है ना। ऊपर में हमारा मीटर पर सेकेंड, वही चीज है। अब एक बात बताओ, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, अगर आपने गौर किया हो अभी तो, ठीक है, अगर आपने गौर किया होगा, सो हमारा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, टाइम हमारा किस में आ रहा है, वेलोसिटी में। अच्छा सर, तो मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी होता है, ओके ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, वेलोसिटी बाई सेकेंड पे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी में टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल फंडा है। इसके अलावा ये वाले चीज पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, ये क्या है, इसको देखो, ये सिंपल, ये देखिए कि हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी में कितना चेंजिंग आ रहा है, वही सिंपल बात है। ठीक है, हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितना बढ़ रही है, मतलब हर एक सेकंड में आप कितना मीटर पर सेकंड आगे की तरफ जा रहे हो, ये हमारा यहाँ पर सिंपल फंडा है। हर एक सेकंड में आप कितना मीटर पर सेकंड आगे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखो, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में आप कितना, हर एक सेकंड में आप कितना
हर एक सेकंड में आप कितना मीटर पर सेकंड आगे, हर एक सेकंड में आप कितना मीटर पर सेकंड आगे या फिर पीछे, हर एक सेकंड में आप कितना आगे, हर एक सेकंड में आप कितना मीटर पर सेकंड आगे या पीछे जा रहे हो, जा रहे हो, यही हमारा होता है एक्सलरेशन। ठीक है, ये आपको आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, क्योंकि भैया हमारा यहाँ पर तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमारा यहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, सिंपल देखते हैं। यहाँ पर हम हैं इनिशियली, अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर मानो एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा भैया, हम यहाँ पे सिंपल बोलते हैं कि 4 मीटर, ओके, 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, और 4 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। कुछ टाइम के बाद ये हम लोग मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 सेकंड हमने मान लिया, टाइम 0 है अभी। अब मान लेते हैं अगले 5 सेकंड के बाद, अगले 5 सेकंड के बाद यहाँ पर ये 4 मीटर पर सेकंड है, अगले 5 सेकंड के बाद जब ये यहाँ पहुँच रहा होता है तो इसकी जो वेलोसिटी है ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो हम ये पूछेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसका एक्सेलरेशन कितना था, ये हमें सिंपली बताना है। एक्सेलरेशन कितना था ये आपको बताना है। अब हम इस सिंपल फंडा से निकालेंगे ये जो हमने कंसेप्ट सीखा है कि हर एक सेकंड में आप कितना मीटर पर सेकंड आगे जा रहे हो, यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो अब देखो 0 सेकंड में हम यहाँ थे, अगले 5 सेकंड में हम वहां पहुंच गए। अब एक बात बताओ, 5 सेकंड में आपकी वेलोसिटी में कितना, आप 5 सेकंड में कितना आगे चलेगा ये देखो। तो आपको ये समझ में आएगा कि 5 सेकंड में मैं 6 मीटर पर सेकंड आगे चला गया। सिंपल सा चीज है। 5 सेकंड के बाद आप कितना चले गए, 6 मीटर पर सेकंड आगे चले गए। तो 1 सेकंड में आप कितना जा रहे होगे, 6/5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है थोड़ा अजीब है, बट हाँ यही है हमारे पास। तो 1 सेकंड में आप इतना गए होगे तो आपकी एक्सेलरेशन क्या है, यही आपकी एक्सेलरेशन वहां पर आएगी फिर। ठीक है, देखते हैं चलो। और इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से, जो आपने ये जो पढ़ रखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, हम वहां से भी निकाल सकते हैं। उसमें था क्या, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में क्या था, u हमारा क्या था, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, अब v हमारा क्या था, फाइनल वेलोसिटी, t हमारा क्या है, टाइम है, a से हमने एक्सेलरेशन निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो रहा है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो रहा है 4, प्लस एक्सेलरेशन तो पता करना है, टाइम कितना है 0। ओके, सॉरी टाइम हमारा 5वां सेकंड पे पता करना है, 5 सेकंड पे। तो कितना आएगा यहाँ पे देखो, हम यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं अपना, इधर बुला लो इसको, तो 10 - 4 इज इक्वल टू ए इंटू में 5। ठीक है, और ये कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। हो सकते हैं किसी को ना दिख रहा हो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इस लाइन के बाद सीधा यहाँ पे हमारा क्या 5 इंटू ए इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू कितना आएगा 6/5। अब बताओ जो हमने उस तरीके से निकाला था वो भी यही था, यही था ना, 6/5 ही आ रहा था हमारा। तो जरूरी है चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो सीखना। ठीक है, फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि चीज़ों का कंसेप्ट आप सीखो, चीज़ों को इमेजिनेशन करने का तरीका सीखो, किस तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन, जो ओरिएंटेशन सेशन हमने कराया था उसमें भी आपको हमने बता रखा है। ठीक है, ये चीज़ों का यही आया हमारा, कितना आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज़ सिंपल आपको देखना है भाई, मेरा एक्सेलरेशन कितना है, मैं हर एक सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड आगे जा रहा हूँ, मुझे बस इतना ही देखना है। अब 1 सेकंड में मैं यहाँ पर 6/5 मीटर पर सेकंड आगे जा रहा हूँ इस हिसाब से, तो मेरा एक्सेलरेशन यही हुआ 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो ये कि जो नंबर हमने लिए वो थोड़ा सा राउंड फिगर में नहीं आ पाए, कोई नहीं, बट कंसेप्ट हमारा यही है। तो आप इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते एक आध क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग चैप्टर को, अभी जो टॉपिक हमारा है उसको रैप अप करना है, जल्दी से इसको उतार लीजिए। ओके, जैसे मैं देख पा रहा हूँ लेक्चर ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो चुका है। सो अभी तक हमने मोशन के बारे में जान लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जान लिया, और एक्सेलरेशन के बारे में भी जान लिया। ठीक है, सो ओवरऑल कंसेप्ट हमने कवर कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे आपको प्रैक्टिस कराना था, बट वो क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो 10 से 15 मिनट्स लग सकता है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन में 5 से 6 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एक्सेलरेशन भी निकालने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में ही स्टार्टिंग में कर लेंगे। उसके लिए आप कीजिए बस अच्छे से काम, इसका आपने नोट्स अच्छे से बनाया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए नोट्स को, लेक्चर में कहीं कोई डाउट आए दोबारा से देख लीजिए उस पोर्शन को, फिर भी समझ नहीं आता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग अच्छे से एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा।
लेकिन फिर और हम लोग फर्दर आगे मोशन चैप्टर में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ अच्छे से समझ में आए होगी। स्टिल कोई डाउट है आपके पास, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अदरवाइज आप ऐप में जाइए, वहाँ पे जो चैट का सेक्शन है वहाँ पे भी हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर अभी तक आप में से लोगों ने बैच में इनरोल नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको इंस्टॉल करके आप ऐप में जैसे ही अपने आप को इनरोल कर लोगे ऐप में, ठीक है, बैच में नहीं, जैसे ही आप ऐप में वहाँ पर रजिस्टर हो जाते हो, इन केस अगर आपको स्क्रीन पे आगाज़ बैच ना दिखे, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बस चैट वाले ऑप्शन में आकर के अपना नाम लिख देना और नाम लिखने के बाद लिख देना आगाज़ बैच, बस मैं आपको वहाँ पर अपने तरफ से यहाँ पर मैनुअली इनरोल कर दूंगा, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट के वहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो बैच सबके स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, बट किसी किसी के स्क्रीन पे विजिबल है। जिनको नहीं हो रहा है चैट पे लिखिएगा, वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे मैं आपको मैनुअली ऐड कर दूंगा उस बैच में। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपको पसंद आया हो। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आगाज़ बैच हमारा काफ़ी लंबा भी चलने वाला है 25 डेज़ का, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ 4 से 5 दिन ही कवर किए और इसके बाद भी बहुत सारी धमाकेदार चीज़ें हमारे चैनल पे आने वाली हैं। सो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ।